दोस्तों, मैं हूँ आरजे मौनिका और आप सुन रहे हैं ये रोमांटिक कहानी। अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि लावण्या मयंक से बात करके फोन रखती है और तब तक उसके कमरे में हिम्मत आ जाता है। हिम्मत लावण्या से कहता है, आज चांद कुछ ज्यादा ही रोशन नहीं है, लगता है पूर्णिमा तक अपनी रोशनी से सारा आकाश चमका देगा। इससे कह दो लावण्या, पूनम के दिन ये कहीं जाकर छिप जाए, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं, पूनम के दिन जो तुम्हारी और मयंक जी की जोड़ी सजेगी उसे देखेगी। तुम दोनों की चमक के आगे ये चांद तो फीका ही पड़ जाएगा। लावण्या ने कहा, क्या बात है, आज तो जिसे देखो वो इस बेचारे चांद के पीछे ही पड़ा है। हिम्मत ने कहा, मुझे इस चांद से क्या, मैं तो तुम्हारे लिए मयंक जी का तोहफा लेकर आया हूँ। मयंक जी ने फोन करके बता दिया था, फिर सोचा घर में किसी और को पता चले इससे पहले ही तुम्हें दे दूं। बताओ तो सही, क्या है इसमें? लावण्या ने कहा, तुम्हें इससे क्या होगा, कुछ भी, इसे बाद में फुर्सत से खोल के देखूंगी, अभी तो मेरे पास समय नहीं है। हिम्मत ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, वैसे यही तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल के पास रखकर जा रहा हूं, जब समय मिले खोल लेना। हिम्मत वो पैकेट रखकर जाता है। जैसे ही हिम्मत कमरे से बाहर निकलता है, लावण्या जल्दी से वो पैकेट खोलकर चूड़ियां निकालकर हाथों में पहनती है। उसे ऐसा करते देखकर हिम्मत दरवाजे पर खड़ा होकर उसे चूड़ियों के साथ अपनी कलाई निहारते हुए देखता है। सभी लोग लावण्या की सगाई की तैयारी करते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका सब लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। सभी लोग गाड़ियों से जयपुर पहुंचते हैं। शालिनी जी और सुधीर जी उन लोगों का स्वागत करते हैं। लावण्या सभी से मिलती है। शालिनी जी ठकुरानी जी और लावण्या का परिचय अपनी ननद और मयंक की बुआ मालिनी से कराती हैं। मालिनी जी आगे बढ़कर लावण्या को गले लगा लेती हैं। फिर शालिनी जी कुछ और लोगों से लावण्या का परिचय कराती हैं। सभी लोग लावण्या को आशीर्वाद देते हैं और शालिनी से कहते हैं, सच में तुम अपने मयंक के लिए चांद धरती पर ले आई हो, बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारी बहू। शालिनी जी सभी का धन्यवाद करती हैं। शालिनी जी लावण्या से कहती हैं, बेटा तुम थोड़ी देर जाकर आराम करो, ये कृष्णा है। कृष्णा, तुम लावण्या को मोहिनी के कमरे में ले जाओ। बेटा आप वहां आराम कर लेना और फिर वहीं तैयार हो जाना। मोहिनी के कमरे में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए होगा। वैसे मोहिनी तो अभी लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, मगर उसकी बहुत इच्छा थी तुम्हारी सगाई में यहाँ आने की, लेकिन अभी उसकी परीक्षा का समय है इसलिए आ नहीं सकी, मगर तुम्हारी शादी तक वो जरूर इंडिया वापस आ जाएगी। आखिर उसके इकलौते भाई की जो शादी होगी। लावण्या कृष्णा के साथ कमरे में जाती है। शाम के समय शालिनी जी तैयार होकर लावण्या के कमरे में पहुंचती हैं। लावण्या शाम के लिए तैयार हो रही होती है। कृष्णा और कजरी उसकी मदद कर रहे होते हैं। शालिनी जी अपनी आंखों से काजल निकालकर लावण्या को लगा देती हैं। किसी की नजर न लग जाए मेरी बेटी को, और उसकी बलाई लेती हैं। मयंक और लावण्या की सगाई बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। सभी लोग उन दोनों की जोड़ी की बहुत तारीफ करते हैं। सभी मेहमान विदा हो जाते हैं। तब शालिनी जी लावण्या को मयंक के कमरे में ले जाती हैं। वहीं पर आर्किटेक्ट आ जाता है। मयंक शालिनी जी और लावण्या से मिलकर आर्किटेक्ट को कुछ चेंज करने का बोलती हैं। आर्किटेक्ट पूरी बात समझकर चला जाता है। तभी राम अवतार जी शालिनी जी को आवाज देते हैं। शालिनी जी ने कहा, अभी आई पिताजी। वो मयंक और लावण्या को बात करने का बोलकर नीचे हॉल में चली जाती हैं, जहां सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। राम अवतार जी ने कहा, देखो शालिनी, ये मालिनी क्या कह रही है, मुझसे सोने की चेन मांग रही है। कह रही है आपके पोते की सगाई हो गई है, आपने तो पोते और बहू का मुंह देख लिया, तो अब मुझे बधाई दे दो। मालिनी ने कहा, अच्छा भाभी बताओ, क्या मुझे बधाई नहीं मिलनी चाहिए? शालिनी ने कहा, मालिनी ये तो तुम गलत कह रही हो। सभी लोग मालिनी का चेहरा और शालिनी का चेहरा देखते हैं। तभी शालिनी कहती है, इतने सस्ते में बाबूजी को मत छोड़ो, चेन से क्या होगा तुम्हारा, तुम्हें तो अपने लिए रानी हार बनवाना चाहिए। मालिनी ने कहा, ये हुई ना बात भाभी। बाबूजी अब तो भाभी भी मेरे खेमे में आ गई है, जल्दी से बधाई में हम दोनों के लिए अब आपको हार बनवा देना चाहिए। राम अवतार जी ने कहा, अब जब तुम दोनों की यही राय है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। कल ही तुम दोनों बाजार जाकर अपने लिए हार ले आना। सभी लोग हंसते हैं।
मयंक और लावण्या दोनों कमरे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मयंक लावण्या से कहता है, लावण्या, ये पलंग और मेरी बाहें अब तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब मैं बेताब हूं तुम्हें अपनी बाहों में भरने के लिए। अगर तुम चाहो तो मेरी ये ख्वाहिश तुम अभी पूरी कर सकती हो। कहकर वो लावण्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। लावण्या शर्मा कर उससे दूर हो जाती है और इशारों में मना कर देती है। मयंक अपना हाथ वापस लेकर उससे बोलता है, अब तो हमें एक दूसरे से बात करने का लाइसेंस मिल गया है। अब तो तुम मुझसे बात करने में शर्माओगी तो नहीं, कम से कम तुम बातों में तो मेरे करीब आ सकती हो। लावण्या मयंक की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी कजरी आकर कहती है, लावण्या, तुम्हें ठाकुर साहब बुला रहे हैं, अब हमें निकलना होगा। फिर मयंक की ओर देखकर बोलती है, मयंक जी, आज की मुलाकात यहीं तक, बाकी की मुलाकात शादी के बाद। मयंक और लावण्या दोनों मुस्कुराते हैं। सभी लोग एक दूसरे को विदा कर रहे होते हैं। लावण्या और मयंक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब लावण्या की घर पहुंचकर किचन की क्लासेस शुरू हो गई। रोज ठाकुरानी लावण्या को कई तरह की चीजें बनाना सिखाती हैं। लावण्या जल्दी ही सब कुछ बनाना सीख गई। तभी बड़े ठाकुर की बेटी और ठाकुरानी की ननद रसाल बाईसा लावण्या की शादी के लिए आए। रसाल बाईसा को अपने परिवार से बहुत मोह है। छोटे ठाकुर और लावण्या के लिए तो अपनी जान निछावर करती हैं। मगर ठाकुरानी सा से अनकहा सा बैर है। कारण ठाकुरानी सा के आने के बाद बड़े ठाकुर का स्नेह दोनों में बट गया और उसके मन में कहीं न कहीं एक भतीजे की ख्वाहिश थी जो ठाकुरानी पूरी न कर सकती थी। शुरुआत के दिनों में तो उन्होंने कई बार दबी जबान में छोटे ठाकुर की दोबारा शादी की बात भी उठाई, मगर बड़े ठाकुर ने हर बार उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आज भी उनके मन में भतीजे की चाहत हिलोरे मार रही थी। लावण्या को जैसे ही पता चलता है कि बुआ सा आई हैं, वो भाग कर उनसे मिलने आती है और कहती है, हम आपसे बात नहीं करते, आप हमारी सगाई में क्यों नहीं आए? वो बोली, नाराज क्यों होती है? तेरी पसंद का मोहन थाल तेरे लिए बनाकर लाई हूँ। पता था कि तू मुझे इसके बिना माफ नहीं करेगी। क्या कहा बुआ सा? आप मोहन थाल लाई हो? तब तो आपको माफ करना ही पड़ेगा। हंसते हुए लावण्या बुआ के पास जाती है। लावण्या को गले लगाकर उसकी पसंदीदा मोहन थाल उसे खिलाकर उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें तो खिले खिले रहना चाहिए। ऐसे चेहरा क्यों लटका के रखा है? कहीं मायका छोड़कर जाने का गम तो नहीं है? बेटा, मायका छोड़कर जाने का गम हम समझते हैं। हर बेटी की चाह होती है कि उसका मायका आबाद रहे, मगर हम दोनों इस मामले में थोड़े बदनसीब हैं। भाई सा के बाद हम दोनों को मायके का सुख नहीं मिलेगा। काश कि एक भतीजा होता तो मायका हमेशा गुलजार रहता। उनकी बातें सुनकर ठाकुरानी सा का चेहरा उतर जाता है। बड़े ठाकुर गुस्से में रसाल सा की तरफ देखते हैं। छोटे ठाकुर ठाकुरानी को आंखों के इशारे से कुछ नहीं बोलने का कहते हैं। जब किसी ने उनकी बात को कोई तूल नहीं दिया तो उन्होंने बात पलटकर लावण्या से पूछा, खैर कोई बात नहीं, तुम बताओ मयंक जी कैसे हैं? तुम्हारी सगाई के समय तुम्हारे फूफा सा की तबीयत ज्यादा खराब थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए हम नहीं आ पाए थे। तभी लावण्या ने कहा, क्यों बुआ सा, दो दो बहुओं के होते हुए आप फूफा सा को छोड़कर नहीं आ पाए? हम आपसे नाराज हैं। क्या भाई सा और भाभी सा फूफा सा का ध्यान नहीं रखते? हमें तो हमारे भाई सा पर बहुत नाज है ना मासा? लावण्या ने बिना कुछ कहे अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। मासा ने उसे आगे बोलने के लिए मना कर दिया और धीरे से उसका हाथ दबा दिया और कहने लगी, चलो बुआ सा के लिए अपने हाथ से गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय बनाकर ले आओ। बुआ को भी तो पता चले कि भतीजी कितनी होशियार हो गई है। भाई साहब, आप इसके हाथ का बना नाश्ता करके देखो। आप मेरी जो तारीफ करती हैं, फिर कभी मेरी तारीफ नहीं करोगी, उंगलियां चाटते रह जाओगी। कजरी, जाओ तुम लावण्या की मदद करो। रसाल ने कहा, सच ही कह रही हो भाभी साहब, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। छोटी सी लावण्या अपने हाथ से खाना खाकर बड़ी हुई, अब रसोई भी संभाल रही है। बेटों की माँ के नसीब में ये सब सुख नहीं होता। बहुत किस्मत वाली हो भाभी साहब कि आपकी बेटी है। लावण्या कजरी से किचन में बोलती है, वैसे तो हमारी बुआ सब बड़ी प्यारी है, हम पर अपना दिल कुर्बान करती हैं, मगर पता नहीं मासा को क्यों पसंद नहीं करती। क्या मासा का दिल नहीं करता?
एक बेटे के लिए। जब भी आती है मासा का दिल दुखाए बिना नहीं मानती। मन में तो आता है कि इनकी पकौड़ी में प्याज की जगह सारी मिर्ची डाल दूं। अगर है तो हमारी बुआ सा हमें बहुत प्यार करती हैं। चल जरा जल्दी से चाय छान दे। अगर पकौड़ी या चाय ठंडी हो गई तो फिर मासा को कुछ बोलने ना लगे बुआ सा। कजरी और लावण्या हंसने लगे। जैसे ही लावण्या चाय लेकर हॉल में पहुंची, बुआ सा ने लावण्या को एक खूबसूरत सा दुपट्टा दिया और कहा, देखो इसकी किनारी मैंने खुद अपने हाथों से सजाई है। इसके कांच में जब तुम मयंक जी या अपना चेहरा देखोगी तो तुम्हें अपनी बुआ सा की याद आएगी। देखो कैसा लग रहा है, बताओ। लावण्या ने कहा, वाह बुआ सा, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। इस पर किया गया कांच और कोड़ी का वर्क तो बहुत सुंदर है। आपने काफी मेहनत कर डाली इस पर। बुआ सा ने कहा, तुझे पसंद आया, मेरी मेहनत वसूल हो गई। और भाभी सा, अब मैं आपको बता देती हूँ, अब से लावण्या की किचन की क्लासेस बंद। अब मेरी लावण्या खुद से पानी भी नहीं लेगी। अब ये नहीं, हम लोग इसे इसकी पसंद की चीजें बनाकर खिलाएंगे। अब जल्दी से लिस्ट बना ले लावण्या, तुझे अपनी मासा और मुझसे किचन में क्या क्या पकवाना है। अब मायके में जितने भी दिन बचे हैं मेरी सोन चिरैया के, वो राजकुमारियों की तरह रहेगी। ठाकुरानी सा ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे। अब तो इस घर में बुआ और भतीजी का ही हुक्म चलेगा। सभी लोग हंसने लगे। बड़े ठाकुर ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर गले लगा लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग लेकर जल्द लौटेंगे। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं सबकी लाडली लावण्या की कहानी। तो अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। रसाल बाई सा ठकुरानी सा से कहती हैं, भाभी सा, अब हमारी लावण्या की शादी को 1 महीना भी नहीं बचा है। अब हम लावण्या के सभी नेकचार शुरू कर देंगे। सारे नेकचार हम धूमधाम से करेंगे। आखिर हमारी राजकुमारी की शादी है और हमारी शादी के इतने सालों बाद हमारे घर में कोई शादी होने वाली है। गांव वालों को भी तो पता चले ठाकुरों की शादी की रौनक। कल से ही आप गाने बजाने की तैयारी शुरू कर दो और समाज के सभी घरों की रसोई कल से हमारे यहाँ ही बनेगी। आप और मैं मिलकर हमारी लाडो का ब्याह धूमधाम से करेंगे। ठाकुरानी सा ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। आप मुझे बताते जाइए कि कब और क्या क्या करना है। आपने तो 2-2 बेटों की शादी की है, आपको मुझसे ज्यादा अनुभव है। तभी शालिनी जी का फोन आता है। ठाकुरानी सा फोन उठाती हैं। शालिनी जी ने कहा, राम राम ठकुरानी सा, हम शालिनी बोल रहे हैं। कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुरानी सा ने कहा, हम सब लोग कुशल से हैं। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शालिनी जी ने कहा, शादी की तैयारियों के सिलसिले में ही आपको फोन किया था। हम चाहते थे कि लावण्या अपनी शादी का जोड़ा और गहने अपनी पसंद से ले। और परसों मयंक का जन्मदिन भी है, तो कल आप उसे जयपुर भेज दीजिए। हम यहाँ से गाड़ी भेज देंगे। ठकुरानी सा ने कहा, लावण्या का बार बार जयपुर आना शायद लोगों को ठीक ना लगे, और अब शादी को दिन ही कितने बचे हैं। हमें भी उसके साथ नेकचार शुरू करने हैं। आप अपनी पसंद से ही उसके लिए शादी का जोड़ा ले लीजिए। शालिनी जी ने कहा, लावण्या हमारी बेटी है और बेटी कभी भी अपने घर आ सकती है। बात सिर्फ शादी के जोड़े की नहीं है। हम मयंक के लिए भी सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं और उस सरप्राइज पार्टी का सबसे बड़ा सरप्राइज लावण्या होगी। लोगों का क्या है, वो तो बातें करते ही रहेंगे। आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं है। आप तो बस बड़े ठाकुर साहब से इजाजत लेकर हमें बता दीजिएगा। ठाकुरानी साहब ने कहा, ना ना, हमें कोई एतराज नहीं है। हम बाबा साहब से बात करके आपको दोबारा फोन लगाते हैं। रसाल बाई साहब ने कहा, किसका फोन है भाभी साहब? ठाकुरानी साहब घर में सबको शालिनी जी के फोन के बारे में बताती हैं। बड़े ठाकुर कहते हैं, ऐसे बार बार लावण्या को उनके यहाँ भेजना ठीक तो नहीं है। तुम बताओ दुल्हन, तुम्हारा मन क्या कहता है? अगर तुम कहो तो उन्हें मना कर दें। ठाकुरानी साहब, बाबा साहब, ये हमने उनसे कहा था, मगर वो चाहती हैं कि लावण्या वहां जाए। ठाकुर साहब कहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो हम लावण्या को भेज देते हैं, और मयंक बाबू का जन्मदिन है तो दुल्हन, तुम उनके लिए मिठाइयां और तोहफे भेजना मत भूलना। उन्हें भी तो पता चले कि हम लोग अपने दामाद की कितनी खातिरदारी करते हैं। एक एक चीज एकदम चुनकर, उन्हें पसंद आ जाए
ऐसा भेजना। ठाकुरानी साहब, जी बाबा साहब, मयंक जी के लिए तोहफा मैं खुद बाजार जाकर लेकर आऊंगी, और मिठाइयाँ मैं और रसाल बाई साहब अपने हाथों से बनाकर लावण्या के साथ भिजवा देंगे। हाथों से बनी मिठाइयों का स्वाद अलग ही होता है। और अगर आप आज्ञा दें तो लावण्या जयपुर से अपने लिए और मेरे और रसाल बाई साहब के लिए कुछ गहने और कपड़े खरीद लाए। हम भी शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब दिए कितने बजे हैं, हमें भी तो शादी की तैयारियां शुरू करनी चाहिए। कल ही पंडित जी को बुला लेना और सभी रस्मों का मुहूर्त निकलवा लेना। फिर रिश्तेदारों को न्योता भी भेजना है। ठाकुर खानदान में बहुत दिनों के बाद इतना खुशी का मौका आया है। एक भी रिश्तेदार चाहे कितनी भी दूर का क्यों ना हो, बचना नहीं चाहिए। न्योता सभी को मिलना चाहिए। तुम और रसाल मिलकर सभी रिश्तेदारों की लिस्ट बना लो और लावण्या से कहो जयपुर जाने की तैयारी करे। लावण्या किचन में से ठाकुर साहब और ठाकुरानी की बातें सुन रही होती है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी और खुशी दोनों हो रही थी। अपनी सगाई के बाद मयंक से पहली बार मिलना था, और वो भी उसके जन्मदिन पर। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मयंक के लिए क्या तोहफा लेकर जाएगी। उसी शाम नदी के किनारे हिम्मत से लावण्या बोली, हिम्मत, तुम्हारे दिल के सबसे करीब क्या है? हिम्मत ने पूछा। ऐसा क्यों पूछ रही हो? मेरे दिल के सबसे करीब तो तुम हो। लावण्या हंसने लगी। हिम्मत ने पूछा, क्या हुआ? अब आप सुनकर हंस क्यों रही हैं? लावण्या ने कहा, तुम्हारी और मयंक की सोच काफी मिलती है, तो सोचा क्यों ना तुमसे पता कर लूं कि मयंक के लिए क्या तोहफा ले जाऊं। मगर तुमने तो कहा कि तुम्हें मैं पसंद हूं, फिर तुम्हारे हिसाब से तो मयंक जी को मुझे खुद को ही गिफ्ट कर देना पड़ेगा। यही सोचकर हंसी आ रही है। कोई अच्छा सुझाव हो तो दो ना हिम्मत। अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारा जन्मदिन होता तो तुम मुझसे जन्मदिन पर क्या चाहते? मेरा जन्मदिन कभी तुम्हें याद रहता है? मेरा जन्मदिन हमेशा कोई और ही तुम्हें याद दिलाता है। जब जन्मदिन याद नहीं तो तोहफा कैसा? हिम्मत ने कहा, तुम कभी मेरी मदद नहीं करते। लावण्या गुस्से में हिम्मत से बोली। लावण्या नदी किनारे नदी में पत्थर डालते हुए मयंक को दिए जाने वाले तोहफे के बारे में सोचने लगी, और हिम्मत उसे ऐसा करता देखकर बस उसे निहारे जा रहा था। मयंक के जन्मदिन के दिन ठाकुर साहब हिम्मत से कहते हैं, हम लावण्या को ड्राइवर के साथ अकेले नहीं भेजेंगे। हम किसी और पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम लावण्या के साथ जयपुर जाओ। हिम्मत और लावण्या दोनों जयपुर के लिए निकलते हैं। हिम्मत लावण्या से कहता है, जल्दी से बताओ तुमने मयंक जी के लिए क्या तोहफा लिया? लावण्या ने कहा, मैं क्यों बताऊं? ये तोहफा जिनके लिए है उन्हीं को पता चलेगा। तुमने तो मेरी कोई मदद भी नहीं की थी ना। दोनों बातें करते करते जयपुर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को मयंक जी के घर के सामने रोकता है, हिम्मत पूरा घर देखने लगता है। इतना बड़ा घर, बाहर खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां, दरवाजा खुलते ही बड़ा सा बगीचा, और ठाकुर साहब की हवेली से 2 गुना घर। ये सब देखकर वो मन ही मन सोचता है, ठाकुर साहब सही हैं। लावण्या ऐसे ही घर की दुल्हन बनने की हकदार है। लावण्या हिम्मत से बोली, क्या देख रहे हो तुम? ये घर चाहे जितना भी बड़ा है, मगर हमारी हवेली की रौनक की बराबरी नहीं कर सकता। सही कह रही हूं ना मैं? हमारी हवेली पर हमेशा चहल पहल रहती है, और यहाँ देखो कितना सन्नाटा है। यहाँ पर तो सभी लोग अपने काम से काम रखते हैं। मासा और कजरी दोनों की कितनी बनती है। कजरी हमेशा मासा से काकीसा कहकर बात करती है, और यहाँ पर सभी लोग यस सर यस मैम कहकर बात करते हैं। बात करते हुए भी डर लगता है। हिम्मत ने हंसते हुए कहा, हमारी हवेली की रौनक तो तुम हो। जब तुम इस घर में जाओगी तो यहाँ की रौनक भी हमारी हवेली से दुगनी हो जाएगी। लावण्या के आने की खबर चौकीदार शालिनी जी को देता है। शालिनी जी और सुधीर दोनों लावण्या को लेने बाहर आते हैं, और हिम्मत और लावण्या को घर में लेकर जाते हैं। मयंक लावण्या को आते हुए अपने कमरे की खिड़की से देखता है। लावण्या और मयंक की निगाहें आपस में मिल जाती हैं। लावण्या अपनी नजरें नीचे कर लेती है। उनकी आंख में चोली देखकर शालिनी जी और हिम्मत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। सुधीर जी बोलते हैं, तुम्हारे चेहरे पर तो बहू को देखते ही मुस्कान आ गई। शालिनी जी ने जवाब दिया, बहू के आने की मुस्कान तो है ही, साथ ही हमारे भी कुछ भूले बिसरे पल याद आ गए। कहकर शालिनी जी ने मयंक के कमरे की ओर इशारा किया। जैसे ही सुधीर जी ने उसे देखा,
मयंक पर्दे के पीछे छिप गया। सुधीर जी शालिनी जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। शालिनी जी ने कहा, इस लड़के से कोई बात नहीं छिप सकती, पता नहीं कहां से पता कर लेता है। सोचा था लावण्या से सीधे शाम की पार्टी में मिलवाऊंगी, मगर उसने तो पहले ही देख लिया। पूरे सरप्राइज का बंटाधार हो गया। लावण्या और हिम्मत, तुम दोनों सफर से थक गए होगे, हाथ मुंह धोकर पहले चाय नाश्ता कर लो, जब तक पिताजी कैसे और तुम्हारे करीब आए इस बात का इंतजार है। यूं तो मैंने कई बार अजनबियों से की है बातें, मुश्किल नहीं है किसी अजनबी को दोस्त बनाना, मगर तुम औरों में नहीं, तुम औरों से कुछ खास हो। जब भी तुमसे मिलूं ऐसा लगे जैसे कि पहली ही मुलाकात हो। शब्द नहीं दे रहे हैं मेरा साथ, कैसे करूं तुम्हारा शुक्रिया। इस खास दिन को और खास तुमने आज बनाया। ये लाइनें कहता हुआ मयंक लावण्या के एकदम करीब आ गया। मोमबत्ती की रोशनी उन दोनों के चेहरे को रोशन कर रही थी। मयंक ने लावण्या का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, उसके गालों पर किस करके उसे अपनी बाहों में भरने लगा। लावण्या उससे हाथ छुड़ाकर दूर हो गई और मयंक की ओर पीट कर दीवार के पास खड़ी हो गई। मयंक पीछे से आकर उसके बालों को हटाकर उसकी गर्दन पर किस करता है। लावण्या का इस तरह का पहला अनुभव था। वो शर्मा कर मयंक की बाहों में आ गई। मयंक बोला, आज ये मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा है, तुमसे एक तोहफा और चाहिए। लावण्या ने शर्माते हुए कहा, और क्या तोहफा चाहिए आपको? मयंक ने शरारत भरे लहजे में कहा, इतना मत शर्माओ, मुझे मेरी हद पता है। दादा साहब तुम्हारी आवाज की बहुत तारीफ कर रहे थे। अब आज शाम की पार्टी में तुम्हें मेरे लिए कुछ गाना पड़ेगा, सभी लोगों को पता चले कि होने वाली मिसेस मयंक कितनी टैलेंटेड है। वैसे तुम क्या सोच रही थी कि मैं क्या तोहफा मांगने वाला हूँ? लावण्या शर्माते हुए नीचे देखने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं नटखट चुलबुली लावण्या की कहानी। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि मयंक की बर्थडे पार्टी के लिए लावण्या मयंक के घर जाती है और वहां दोनों बातचीत करते हैं। और अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। मयंक ने लावण्या से कहा, मासा और दादा सा ने माँ के पूरे सरप्राइज को गलती से खत्म कर दिया। उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि तुम यहाँ जयपुर आ रही हो। उन्होंने मेरे लिए जो तोहफे भेजे हैं, लाओ दे दो मुझे। लावण्या ने उनके दिए तोहफे मयंक को दिए। मयंक ने सभी तोहफे प्यार से लिए। फिर मयंक बोला, तुम मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाई? लावण्या ने कहा, तोहफा तो मैं आपके लिए लाई हूं, मगर क्या पता आपको पसंद आए या ना आए। कहते हुए लावण्या ने एक कृष्ण जी की प्रतिमा मयंक को दी और बोली, ये मेरे दिल के सबसे करीब है। जब गांव की पढ़ाई पूरी कर शहर पढ़ने के लिए गई थी, नई जगह, नए दोस्त, घबराहट हो रही थी, तब मासा ने ये मुझे ये कहते हुए दी थी कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। और आज मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को आपको तोहफे में दे रही हूं। मयंक ने कहा, क्या बात है, आज तो मेरा जन्मदिन खास पर खास हुए जा रहा है। कितने प्यारे प्यारे तोहफे मिल रहे हैं। मयंक तोहफा लेकर लावण्या को अपनी बाहों में पकड़ ही रहा होता है कि लावण्या अपनी जगह से हट जाती है और जोरों से हंसती है। मयंक उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है। तभी शालिनी जी लावण्या को आवाज देकर बुला लेती हैं। लावण्या कहती है, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट टाइम, अभी तो हम जा रहे हैं। मयंक कहता है, मेरा तोहफा याद रखना, आज शाम की पार्टी की रौनक मैं नहीं, तुम्हारा गाना होना चाहिए। लावण्या ने कहा, देखते हैं। लावण्या मयंक के कमरे से बाहर चली जाती है। मयंक उसे जाते हुए देखता है। जैसे ही वो मयंक की ओर देखते हुए पलटती है, मयंक उसे दूर से ही फ्लाइंग किस कर देता है। लावण्या मुस्कुराते हुए नीचे उतर जाती है। हॉल में उसकी मुस्कुराहट देखकर मालिनी जी कहती हैं, आज तो इस घर की रौनक ही अलग है। तुम क्या आई लावण्या, आज तो हर कोई मुस्कुरा रहा है। ऐसे ही तुम्हारे चेहरे पर और इस घर में सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। लावण्या मालिनी जी के पैर छूती है। मालिनी जी उसे एक शॉपिंग बैग देती हैं। लावण्या शालिनी जी की ओर देखती है। वो उसे आंखों के इशारे से लेने का बोलती हैं। मालिनी जी कहती हैं,
इतनी छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें अपनी सासू माँ से पूछने की जरूरत नहीं है। ये हम दोनों के बीच की बात है। जैसे ही भाभी सा ने मुझे बताया कि तुम आज की पार्टी के लिए आने वाली हो, मैंने उन्हें बोल दिया था कि लावण्या पार्टी में क्या पहनेगी ये मैं तय करूंगी, और इसमें तुम्हारा ड्रेस है जो तुम्हें आज शाम की पार्टी में पहनना है। मेरा ड्रेस? मगर मासा ने तो मुझे साड़ी लेकर भेजा है। आज शाम के फंक्शन में मैं साड़ी ही पहनने वाली हूँ। शालिनी जी हंसकर बोली, भैया तुम्हारी बुआ सास का हुक्म है, कोई नहीं टाल सकता उनका हुक्म इस घर में। और जैसे हमारे लिए मोहिनी है वैसे ही तुम हो। कभी भी कुछ भी करने के लिए या कुछ ऐसा पहनने के लिए संकोच मत करना। बेटा, इज्जत आंखों की शर्म में होती है, और वो हमें पता है कि हमारी बिटिया के पास बहुत है। लावण्या मालिनी जी से कहती है, धन्यवाद बुआ साहब, मगर हमने कभी वेस्टर्न ड्रेस पहनी नहीं है, आज पहली बार पहनेंगे। दादा साहब को तो कोई एतराज नहीं होगा। मालिनी जी ने कहा, अभी भाभी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? हमारी बात के आगे बाबा साहब भी कुछ नहीं कहते, कहकर मालिनी जी हंसने लगी। फिर बोली, हम तो मजाक कर रहे हैं। बाबा साहब पुरानी सोच जरूर रखते हैं, मगर कभी भी बहू और बेटी में फर्क नहीं करते। यदि मोहिनी ये सब पहन सकती है तो तुम भी पहन सकती हो। पार्टी की तैयारी में लावण्या शालिनी जी और मालिनी जी की मदद करती है। इस पूरे दौरान वो ये नोटिस करती है कि मयंक का व्यवहार पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा है, मगर अपने पिता के साथ वो खिंचे खिंचे से रहते हैं। लावण्या ने ये बात हिम्मत को बताई तो हिम्मत ने कहा, लगा तो मुझे भी था, मगर परिवार के मामले के बीच में अभी तुम क्या ही बोल सकती हो। फिर सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बात का तुम्हें बुरा लग जाए। लावण्या ने कहा, हिम्मत तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा लगेगा। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे से अपने मन की बात कर सकते हैं। अब मैं मयंक जी से जरूर इस बारे में बात करूंगी। सुबह भी मासा ने मेरी बात को हंसकर टाल दिया था। चलो अभी तो शाम की तैयारी करते हैं। लावण्या मालिनी जी का दिया गाउन पहनती है। उसने इस तरह के कपड़े पहले कभी नहीं पहने थे, इसलिए वो उसमें थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने शालिनी जी को अपनी परेशानी बताई। शालिनी जी ने कहा, तुम नाहक की परेशान हो रही हो लावण्या, देखना तुम्हें देखकर मयंक के होश ना उड़ जाए तो बोलना। अपने आप को सहज करके पार्टी में आ जाओ। शाम को पूरा घर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ खूबसूरत सजावट थी। घर के लॉन से तरह तरह के पकवानों की महक आ रही थी। सभी मेहमान पूरे डेकोरेशन के लिए शालिनी जी से तारीफ कर रहे थे। शालिनी जी की एक सहेली ने तो ये भी कहा, तुम्हारे घर की हर पार्टी बहुत शानदार होती है, मगर आज तो कुछ अलग ही रौनक है। शालिनी जी ने कहा, ये रौनक मेरी बहू के आने से है। आज की पूरी सजावट मालिनी बाईसा और लावण्या ने अपनी देखरेख में करवाई है। सच में लावण्या ने अपना हुनर दिखा दिया। तभी वहां मयंक और लावण्या आते हैं। ग्रीन कलर का स्लीवलेस गाउन पहने लावण्या किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह गाउन उसी के लिए बना था। उसके घने काले बाल जो उसने ऐसे ही खुले छोड़ दिए थे। कभी कभी उनकी लट जो उसके चेहरे पर आ जाती थी, उसे बड़ी ही नजाकत से वो उंगली के सहारे अपने चेहरे से हटा देती थी। उसकी ये अदा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मयंक के दोस्त मयंक से बोले, वाकई में दोस्त तुम तो खुशकिस्मत हो, एकदम अप्सरा सी पत्नी मिली है तुम्हें। मयंक बोला, जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही दिल की भी साफ। ये पूरी सजावट जो देख रहे हो ये सब लावण्या ने ही की है, और भी कई छिपे हुए गुण हैं मेरी लावण्या में। देखते जाओ और बताते जाओ कितना खुशकिस्मत हूं मैं। तभी वहां मयंक का दोस्त और बिजनेस पार्टनर स्वराज आ जाता है और कहता है, हमें तो लगता था कि तुमसे जिस लड़की की शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो सभी तुम्हें खुशकिस्मत बता रहे हैं। सभी लावण्या भाभी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, हमें भी उनसे मिलवाओ जरा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ सभी की पहचान कराते हैं लावण्या से। वो भी तो मेरे दोस्तों से मिले, सगाई तो इतनी जल्दी में हुई थी कि सभी से मिलवा भी नहीं पाया, मयंक ने कहा। मयंक अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ने वाला होता है, तभी शालिनी जी उसे केक काटने के लिए आवाज देती है। मयंक कहता है, मैं अभी केक कट नहीं करूंगा, पहले मुझे मेरा तोहफा तो मिलने दीजिए। शालिनी जी ने कहा,
कैसा तोहफा? किस तोहफे की बात कर रहे हो? माँ, लावण्य आज मुझे खास तोहफा देने वाली है। जब तक वो नहीं मिलेगा मैं केक कट नहीं करूंगा। शालिनी जी हंसते हुए लावण्या से बोली, बेटा अब तो तुम्हें मयंक को तोहफा देना होगा, वरना ये पार्टी अधूरी रह जाएगी। लावण्या ने कहा, माँ साहब, मैं इतने लोगों के सामने गा नहीं पाऊंगी, आप ही मयंक जी को समझाइए ना। शालिनी जी ने कहा, क्या मयंक ने तुमसे गाने की फरमाइश की है? अब तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा। शालिनी जी ने माइक लेकर सभी लोगों से कहा, इस पार्टी की रौनक बढ़ाने और मयंक को जन्मदिन की बधाई देने आ रही है लावण्या। सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करते हैं। लावण्या गाना गाती है, 7 सुरों के संगम से मैं तुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दूं, हर सुर का हर रंग तेरे नाम कर दूं, चांद से चांदनी मांग लाऊं, रोशन सारी दुनिया कर दूं, हर मौसम हर रुत तेरे नाम कर दूं, तेरे बिना जो उम्र बिताई वो तो बर्बाद है, आने वाली पूरी उम्र तेरे नाम कर दूं, जितनी खुशियां मेरे हिस्से की हर खुशी तेरे नाम कर दूं, हर सुर का हर रंग तेरे नाम कर दूं, दुनिया भर की खुशियों से भर जाए दामन तेरा, और क्या तुझे जन्मदिन पर दुआ दे दूं, 7 सुरों के संगम से तुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दूं, तुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दूं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी में आगे क्या होगा ये बताने के लिए जल्द लौटेंगे। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं मेरे साथ लावण्या की कहानी। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि मयंक लावण्या से अपने बर्थडे में एक खास गाना गाने की फरमाइश करता है और लावण्या वो गाना गाती है। सभी लोग लावण्या की आवाज की तारीफ करते हैं। और अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। सारे लोग लावण्या की आवाज और उसके गीत की तारीफ करते हैं। स्वराज तो लावण्या के ऊपर से अपनी नजर ही नहीं हटा पाता। उसके मन में हर हाल में लावण्या को पाने की चाहत आ चुकी होती है। वो मयंक को एक बार फिर जन्मदिन की बधाई देकर पार्टी छोड़कर चला गया। पार्टी के बाद मालिनी जी शालिनी जी से बोली, भाभी साहब, आज तो लावण्या की नजर उतार ही दो, कितनी प्यारी लग रही थी। सभी लोग लावण्या की तारीफ कर रहे थे। मयंक और लावण्या की जोड़ी साक्षात राम और सीता की जोड़ी लग रही है। उनकी बातें सुनकर हिम्मत वहां से हट जाता है। उसे ऐसे हटते देखकर मयंक को अजीब लगता है, मगर वो कुछ कहता नहीं। शालिनी जी कहती हैं, सही कह रही हो बाई साहब। कृष्णा, जरा नमक और मिर्च ले आना, अपनी लाडो की नजर उतार दो। शालिनी जी लावण्या की नजर उतार कर लावण्या को मोहिनी के कमरे में आराम करने का कहती हैं और हिम्मत के लिए गेस्ट रूम खुलवा देती हैं। हिम्मत और लावण्या दोनों आराम करने चले जाते हैं। मयंक राम अवतार जी के पास जाकर उन्हें धन्यवाद करता है। सच में दादू सा, आपने मुझे बहुत अच्छा तोहफा दिया। लावण्या का आना मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। राम अवतार जी हंसते हुए उसे आराम करने को कहते हैं। अगली सुबह शालिनी जी, मालिनी जी और लावण्या बाजार जाकर खरीदारी कर लाते हैं। शालिनी जी मयंक से कहती हैं, लावण्या ने जब से तुझे चुना था तो मुझे उसकी पसंद पर थोड़ा सा डाउट हुआ था, मगर उसकी पसंद बहुत ही प्यारी है। इतना सुंदर उसने अपने लिए लहंगा पसंद किया है कि शादी वाले दिन जब लहंगा वो पहनेगी ऐसा लगेगा कि साक्षात लक्ष्मी जी हमारे घर पधारेंगी। हिम्मत शालिनी जी से कहता है, गांव से ठाकुर साहब का फोन आ रहा है, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए, हम लोगों को निकलना होगा। शालिनी जी ने कहा, मन तो नहीं है लावण्या को उसके घर जाने देने का, मगर क्या कर सकते हैं। लावण्या, ये लो मिठाइयां, सब तुम्हारी पसंद की हैं। ठाकुर साहब से हमने तुम्हारी पसंद जान ली थी, और एक ये ओढ़नी भी रखो। लावण्या उस ओढ़नी की ओर ध्यान से देखने लगी और फिर बोली, मासा, ये तो वही ओढ़नी है ना जो हमने बाजार में देखी थी, मगर आपके कैसे खरीद कर ले आई? शालिनी जी ने कहा, तुम उस ओढ़नी को इतने प्यार से देख रही थी, तुम्हारा बड़ा मन था ना उसे खरीदने का, मगर तुम कुछ कह नहीं रही थी। तभी जब दोबारा बिल चेक करने के लिए हम उस शोरूम में गए तो ये ओढ़नी भी तुम्हारे लिए खरीद लाए। हमने ठीक किया ना भाई साहब? हाँ भाभी साहब, बहू बेटी की कोई भी मुराद कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक किया, मालिनी जी बोली। और ये कुछ तोहफे हैं बाबा साहब की तरफ से,
ठकुरानी सा और छोटे ठाकुर के लिए। ठकुरानी सा से कहना अब हमें उन्हें ठकुरानी नहीं अपनी समधन कहकर बुलाएंगे, शालिनी जी ने कहा। लावण्या रतनपुर के लिए निकलती है। इसके पहले मयंक ने लावण्या को गिफ्ट दिया। लावण्या ने मयंक से पूछा, ये क्या है? मयंक ने कहा, ये वो तोहफा है जिसके जरिए हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेंगे हम। मयंक ने लावण्या को एक चेन दी जिसके पैंडल पर मयंक की तस्वीर थी, और वैसा ही एक चेन मयंक ने अपने लिए भी बनवाया था जिसके पैंडल पर लावण्या की तस्वीर थी। मयंक ने वो चेन लावण्या को पहना दी और धीरे से उसकी गर्दन पर किस कर दिया। अब तुम्हारे इतने करीब आकर तुमसे दूर नहीं रहा जाएगा, मयंक ने कहा। लावण्या बोली, अब हमारी शादी में ज्यादा समय नहीं है, जल्द ही हम दोनों एक हो जाएंगे, तब तक हम दोनों एक दूसरे का इंतजार करेंगे। मयंक और लावण्या की सारी बातें हिम्मत सुन लेता है। उन दोनों को इतने करीब देखकर हिम्मत मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता है कि क्यों उसकी किस्मत में लावण्या नहीं लिखी है। उसका जोर से चिल्लाने का मन होता है, मगर वो अपने आंसू और अपनी आवाज दोनों को दबाकर लावण्या को चलने के लिए कहता है। लावण्या और हिम्मत दोनों रतनपुर के लिए निकल जाते हैं। हिम्मत पूरे रास्ते कुछ नहीं बात करता और लावण्या लगातार उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो उसकी किसी भी बात का जवाब हाँ नहीं से ज्यादा नहीं देता। लावण्या बोली, तुम्हें क्या हो गया है हिम्मत? तुम्हें किसी बात का बुरा लगा क्या? इस तरह से गुमसुम क्यों हो? हिम्मत ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा तबीयत नासाज लग रही है। वैसे तुम कल बड़ी प्यारी लग रही थी, मगर अगर बड़े ठाकुर या ठकुरानी सा को तुम्हारे कल के फोटो दिखेंगे तो वो गुस्सा करेंगे। लावण्या ने कहा, हम उनसे छुपाकर कोई काम नहीं करते। हमने तैयार होने के बाद उन्हें वीडियो कॉल किया था। वो हमें इस तरह तैयार देखकर बहुत खुश हुए थे। मासा तो बोली, जो शौक तेरे हम ना पूरे कर पाए वो सब वहां पूरे हो जाएंगे। बहुत किस्मत से मिलता है ऐसा ससुराल। लावण्या और हिम्मत जैसे ही रतनपुर पहुंचते हैं, ठाकुरानी साथ दरवाजे पर लावण्या की नजर उतारती हैं और कहती हैं, मेरी बेटी की खुशी को किसी की नजर ना लग जाए। मगर वो इस बात से अनजान है कि लावण्या की खुशी को स्वराज की नजर लग चुकी है। स्वराज लावण्या को पाने की तरकीब सोचने लगता है। उसकी आंखों के आगे से हंसती हुई लावण्या का चेहरा हट ही नहीं रहा था। उसे अपने कमरे की सारी दीवारों पर अपने बालों की लट से खेलती लावण्या नजर आ रही थी। स्वराज जितना सफल बिजनेसमैन था उतना ही जिद्दी भी था। एक बार जिस चीज को पाने का ख्वाब देख ले उसे वो पाकर रहता था। उसने लावण्या को पाना अपनी जिद बना लिया था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसकी आंखों में वासना की चमक आई और उसने तुरंत मयंक को फोन किया। मयंक, मैं तुम्हारे साथ लंदन वाली डील साइन करना चाहता हूं। तुम अब मेरा लंदन वाला ऑफिस और वहां की फैक्ट्री अपने अधिकार में ले सकते हो, स्वराज ने कहा। मयंक बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? कितने दिनों से मैं तुमसे इस डील को साइन करने को कह रहा हूं, आज अचानक तुम्हारा मन कैसे बन गया? मैंने तो अभी इस बारे में तुमसे दोबारा बात भी नहीं की, स्वराज बोला। अरे तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिनते हो? आज मेरा मन तुम्हें खुश करने का था, इसीलिए उस डील की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो जाने दो। मयंक ने कहा, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बुरा मान गए। जल्दी से उस डील की पेपर तैयार करवाओ। मैं मेरी शादी के तुरंत बाद ही उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहूंगा। स्वराज मन ही मन बोला, यही तो मैं भी चाहता हूं कि तुम अपनी शादी के बाद ही लावण्या से दूर हो जाओ ताकि मैं उसके करीब आ पाऊं। स्वराज बोला, तो डील डन, जल्दी हम पेपर साइन करेंगे। तुम्हारी शादी पर मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा। मयंक स्वराज से बात खत्म करके तुरंत ही शालिनी जी को इस डील के बारे में बताने जाता है। मयंक कहता है, माँ, बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं इतने दिनों से जिस डील को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, आज वो सामने से चलकर मेरे पास आई है। सच ही कह रही थी माँ, लावण्या के कदम इस घर के लिए बहुत शुभ हैं। फिर राम अवतार जी के पास जाकर कहता है, दादा साहब देखना, इस डील से हमारा बिजनेस विदेश तक पहुंच जाएगा। आपने एक छोटे से शहर से शुरू किया था ये बिजनेस, बाबा साहब ने पूरे देश में इस बिजनेस को बढ़ाया और अब मैं
एक कदम आगे इस बिजनेस को विदेश तक लेकर जाऊंगा। आप खुश तो है ना दादा साहब? राम अवतार जी बोले, सच में बड़ी खुशी की बात है। हमारा पोता हमारे खानदान का नाम रोशन कर रहा है। मगर शादी के तुरंत बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम कैसे निभा पाओगे? एक और लावण्या के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत और दूसरी ओर बिजनेस के उतार चढ़ाव। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अपने जीवन साथी पर से ध्यान कम हो जाए। बेटा, बिजनेस के लिए तो पूरी उम्र है, मगर ये नया रिश्ता आपसे समय मांगता है। तुम बिजनेस को बढ़ाओ, मगर परिवार के लिए और लावण्या के लिए अपना समय जरूर निकालना। इधर स्वराज मयंक के हाँ कर देने से बहुत ही खुश था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसे लगने लगा कि लावण्या को पाने के लिए वो एक कदम आगे बढ़ चुका है। उसके चेहरे की खुशी उसकी दादी राजेश्वरी जी से नहीं छिपी। राजेश्वरी जी जो स्वराज की माँ, पिता, भाई, बहन, पूरा परिवार थी। अपने माता पिता और अपनी बहन को स्वराज बचपन में ही एक एक्सीडेंट में हो चुका था। फिर उसकी दादी स्वराज को अपने पास ले आई। स्वराज उन्हीं की देखरेख में बड़ा हुआ था। अपने बेटे बहू को तो खो चुकी थी, मगर उनकी निशानी को प्यार से सहेज कर रखना चाहती थी। उनकी इसी कमजोरी के कारण स्वराज क्रूर और जिद्दी हो गया था। वो किसी चीज को हासिल करने से पहले सही और गलत का निर्णय नहीं लेता था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर राजेश्वरी जी ने कहा, क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है। क्या कल की पार्टी में तुम्हें कोई बड़ी बिजनेस की कामयाबी मिल गई? नहीं दादी, उससे भी बड़ी बात है, स्वराज ने कहा। क्या बिजनेस से भी कोई बड़ी बात है? जब से तूने इस बिजनेस को संभाला है, तेरे मन में कोई और बात तुझे खुशी नहीं देती। बिजनेस डील नहीं तो कोई प्रॉपर्टी की डील हो गई होगी, राजेश्वरी जी ने कहा। स्वराज बोला, नहीं दादी, प्यार की डील हो गई है। तुम्हारे पोते को प्यार हो गया है। जल्दी तुम्हारी बहू तुम्हारे सामने होगी। क्या? सच कह रहा है? तुझे कोई लड़की पसंद आ गई? जरूर लाखों में एक होगी, वरना तू तो शादी की बात से कोसों दूर भागता है। अच्छा है, इस वीरान से घर में कुछ चहल पहल तो होगी। जल्दी से मुझे उस लड़की और उसके माँ बाप से मिलवा, तुम्हारी शादी की बात करती हूँ। नहीं दादी, अभी नहीं। अभी तो वो तुम्हारे पोते को पसंद आई है। अभी उसकी पसंद बनने के लिए तुम्हारे पोते को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्वराज ने कहा। तुझे मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत खुशकिस्मत होगी वो लड़की जो तेरी दुल्हन बनेगी। कोई भी लड़की तेरे लिए आंखें बंद करके हाँ कर देगी। दादी, बचपन से लेकर अभी तक आप मेरी पसंद को पहचान ही नहीं पाई। जो चीज आसानी से मिल जाए वो मुझे पसंद कैसे आ सकती है, स्वराज बोला। राजेश्वरी जी ने कहा, बेटा, प्यार कोई चीज नहीं है जिसे हासिल करने की तुम बात कर रहे हो। प्यार तो एक एहसास है जो अपने आप जन्म लेता है। प्यार को अपनी जिद से मत जोड़ो। स्वराज ने गुस्से में कहा। आप फिर शुरू हो गई दादी। आपने शायद मुझे सुनाने के लिए ही पाल कर बड़ा किया है। जब देखो तब कुछ न कुछ सुनाती रहती हो। लावण्या मेरा प्यार है और उसे हर हाल में मैं पाकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी गलत कदम क्यों न उठाना पड़े। गुस्से में स्वराज वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग लेकर जल्द हाजिर होंगे। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और आप सुन रहे हैं सबकी लाडली लावण्या की कहानी। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि स्वराज अपनी दादी को लावण्या के बारे में बताता है और लावण्या की दादी उसे समझाती है कि प्यार कोई चीज नहीं होती, इसे पाने की जिद नहीं करनी चाहिए। स्वराज अपनी दादी से गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। और अब बढ़ते हैं कहानी में आगे। राजेश्वरी जी सोचने लगी, मेरी परवरिश में कहाँ गलती रह गई। अब जल्दी से इसका घर बसाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं तो अपने बेटे और बहू के पास जाकर सुकून पाऊं। सोचते हुए राजेश्वरी जी ने अपने बेटे बहू की तस्वीर अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। इधर रतनपुर में लावण्या की शादी की तैयारियां चल रही हैं। पूरा घर फूलों से और रोशनी से सजा हुआ था। मेहमानों की चहल पहल थी। सभी लोग काम में व्यस्त हैं। जैसे जैसे पंडित जी सामान मांग रहे थे,
रसाल बाई साहब भंडारे में से सामान लाकर उन्हें दे रही थी। लावण्या के पास उसकी दूर के रिश्ते की 2 बहनें और कजरी बैठी थी। पंडित जी हल्दी की रस्म करवा रहे थे और बोल रहे थे, जैसे ये हल्दी कोरे कागज पर लगकर उसे अपने रंग में रंग लेती है, वैसे ही शादी का बंधन दोनों को एक दूसरे के रंग में रंग लेगा। इसीलिए ये हल्दी की रस्म की जाती है, ताकि दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाए। कजरी हंसते हुए धीरे से लावण्या से कहती है, अब तो पंडित जी को बोल देना चाहिए, इस रस्म की जरूरत नहीं है। हमारी लावण्या तो पहले से ही मयंक जी के रंग में रंग चुकी है, उसे और किसी रस्म या रंग की जरूरत नहीं है। लावण्या गुस्से में कजरी को चुप रहने का इशारा करती है। ठकुरानी सा, रसाल बाई सा और भी मेहमान एक एक करके लावण्या को हल्दी लगाते हैं। रसाल बाई सा बोली, हमारी लाडो ने तो पहले ही मयंक जी के होश उड़ा रखे हैं। ऐसा ना हो कि हल्दी के उपटन के बाद तुम इतनी निखर जाओ कि मयंक जी अपना होश ही खो बैठे। लावण्या धीरे से बोलती है, आप भी बुआ सा हमारी हंसी उड़ा रही हैं। हम गुस्सा हो गए तो आपसे बात नहीं करेंगे। रसाल बाई सा बोली, अरे माफ कर दे लाडो, मैं तो तेरी तारीफ कर रही थी। तारीफ नहीं बुआ सा, आप हमें छेड़ रही थी, मुंह बनाते हुए लावण्या बोली। सभी लोग बुआ भतीजी की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बड़ी ही धूमधाम से लावण्या की हल्दी की रस्म पूरी हुई थी। हल्दी लगने के बाद लावण्या का रंग और भी निखर गया था। आए हुए सभी रिश्तेदार ये बोल रहे थे कि शादी वाले दिन लावण्या और कितनी खूबसूरत लगेगी। हिम्मत ठाकुर साहब की मदद करते हुए लावण्या की हल्दी की रस्म देख रहा था। उसकी निगाह लावण्या पर से हट ही नहीं रही थी। कजरी लगातार उसी की ओर देख रही थी। उससे हिम्मत की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो हिम्मत से बोलती है, तुम अगर लावण्या से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते तो या तो तुम उसे भूल जाओ, या फिर जब तक लावण्या की शादी ना हो जाए हवेली में मत आना। तुम्हारी इस तरह की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तुम्हारी बहन हूं मैं, तुम्हें तिल तिल जलते नहीं देख सकती। हिम्मत ने कहा, माना लावण्या मेरा प्यार है और उसकी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता, मगर इस परिवार के जो हम पर एहसान है उनका सिला इस तरह से नहीं चुकाया जा सकता। हमें उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़े होना पड़ेगा, फिर चाहे इसके लिए खुद ही मर मर कर जन्म क्यों न लेना पड़े। लावण्या की शादी किसी और से होते हुए देखना मेरे लिए मरने के बराबर है। लावण्या मेरा प्यार ही नहीं, पहले मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और इस समय उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की ज्यादा जरूरत है, तो उसकी खुशियों में मुझे खुश होना ही है। तभी वहां पर म्यूजिक बजने लगा और हिम्मत कजरी को लेकर लावण्या की खुशी में मगन होकर डांस करने पहुंच गया। सभी लोग लावण्या से कहने लगे, बड़ी किस्मत वाली हो जो इतना अच्छा दोस्त तुम्हें मिला है। इधर स्वराज लगातार सोच रहा था कि कैसे लावण्या को मयंक से दूर किया जाए। तभी उसके मन में भी रागिनी का ख्याल आता है। वो तुरंत ही रागिनी को फोन लगाकर इंडिया आने के लिए कहता है। रागिनी मयंक और स्वराज के साथ लंदन में अपनी MBA की पढ़ाई कर रही थी और फिर वहीं पर जॉब करने लगी। कॉलेज के दिनों में रागिनी मयंक को पसंद करती थी, मगर मयंक रागिनी को एक अच्छे दोस्त की तरह देखता था। स्वराज ने कई बार मयंक को समझाकर दोनों को एक करने की कोशिश की थी, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया था। मगर जब तक मयंक उसे पसंद करने लगा था, रागिनी मयंक की नजरअंदाजी के कारण कॉलेज छोड़कर जॉब करने जा चुकी थी। मयंक ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो उसे मिली नहीं थी। वो उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। लास्ट ईयर जब स्वराज बिजनेस के सिलसिले में लंदन गया था, तब जिस कंपनी से उसकी डील थी, वो डील लेकर रागिनी ही उसके पास आई थी। तभी से वो रागिनी के संपर्क में था। उसने सोचा पुरानी बातों को हवा देने से शायद लावण्या मयंक से दूर हो जाए। स्वराज कहता है, रागिनी, क्या तुम्हें पता है कि मयंक की शादी होने वाली है? ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा जब तुम मयंक को पाने की कोशिश कर सकती हो। तुम्हारी और मयंक की जोड़ी लाजवाब है। तुम अपने प्यार को इतनी आसानी से किसी और का कैसे होने दे सकती हो? पर मयंक तो मुझे पसंद नहीं करता, और ये तो बहुत पुरानी बात है। क्या पता उसे मैं याद भी हूं या फिर नहीं, रागिनी ने कहा। स्वराज बोला, जो चीज आसानी से हासिल हो कोई भी उसकी कदर नहीं करता। तुम उससे जब दूर हो गई थी
तो उसे तुम्हारी कदर पता चली थी। तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा था वो। अगर तुमने सच्चे दिल से मयंक से प्यार किया है तो तुम एक बार इंडिया आ जाओ, फिर हम आगे की प्लानिंग कर लेंगे। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि तुम और मयंक एक हो जाओ। रागिनी बोली, अब तो उसकी शादी होने वाली है। मेरा इस तरह से वापस उसकी जिंदगी में आना हम तीनों की जिंदगी खराब कर देगा। स्वराज बोला, तुम ऐसी कब से हो गई रागिनी? तुम तो जो चाहो वो हासिल करने में विश्वास करती हो, फिर तुम मयंक को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से कैसे जाने दे सकती हो? रागिनी ने कहा, मगर अब उसकी शादी में दिन ही कितने बचे हैं, कैसे होगा सब कुछ? वैसे भी अगर वो शादी कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो मुझे भूल चुका है। इतनी आसानी से मैं उसकी शादी नहीं तोड़ पाऊंगी। स्वराज बोला, अगर शादी नहीं तोड़ सकते तो शादी के बाद तो उन्हें अलग कर सकते हैं। जब 10 स्वराज तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? रागिनी ने कहा, शादी तोड़ देंगे मयंक की? शादी टूटने से तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हें इतना तो मैं जानती हूं कि बिना अपने फायदे के तुम किसी की ओर नहीं देखते, फिर मयंक पर इतनी मेहरबानी क्यों? स्वराज जोरों से हंसने लगा। फायदा? मेरा तो फायदा ही फायदा है। जल्दी इंडिया आओ, फिर आगे की बातें करेंगे। स्वराज की बातों में आकर रागिनी इंडिया आने की तैयारी करती है। वहां पर एयरपोर्ट पर रागिनी के सामान की चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जिस फ्लाइट से रागिनी को इंडिया आना होता है उसी फ्लाइट से मयंक की बहन मोहिनी भी आ रही होती है। मोहिनी इंडियन समझकर रागिनी की मदद करती है। रागिनी उसे धन्यवाद देती है। संयोग से उन दोनों की सीट भी एक साथ ही थी। दोनों इस फ्लाइट में बातें करते हैं। उसकी बातों से मोहिनी को पता चल जाता है कि वो मयंक की दोस्त है। वो रागिनी को नहीं बताती है कि वो मयंक की बहन है। मोहिनी रागिनी से पूछती है, अब इंडिया जाकर कहाँ रहोगी? रागिनी ने कहा, वैसे तो मम्मी पापा के पास मुंबई जाऊंगी, मगर 1-2 दिन वहां रहकर जयपुर आऊंगी। मेरे दोस्त की शादी है और उस शादी में मेरा रहना बहुत जरूरी है। तब मोहिनी बोली, मैं भी जयपुर जा रही हूँ। ऐसा करो, तुम मुंबई बाद में चली जाना, मेरे साथ सीधे जयपुर चलो। हो सकता है तुम्हारे दोस्त के लिए ये सरप्राइज यादगार बन जाए। रागिनी ने सोचा, अगर मयंक को हासिल करना है तो ये 2 दिन भी मुझे खराब नहीं करने चाहिए। ये सही कह रही है, जितनी जल्दी हो सके मुझे मयंक के पास पहुंचना चाहिए। वो मोहिनी से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जयपुर चलती हूँ। वो और मोहिनी दोनों एयरपोर्ट से निकलकर जयपुर के लिए टैक्सी कर लेते हैं। मोहिनी का भी घर पहुंचना पूरे परिवार के लिए एक सरप्राइज था। रास्ते में मोहिनी रागिनी से कहती है, जयपुर में तुम्हें कहाँ जाना है? वो कहती है, मैं पहली बार जयपुर जा रही हूँ। वहां पर मेरे दोस्त स्वराज को खबर कर दूंगी, वो मेरे रहने का इंतजाम कर देगा। मोहिनी कहती है, किसी और को क्यों बोलती हो? अब तो हम दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। पहले मेरे घर चलो, फिर तुम्हारे रहने का बंदोबस्त तुम खुद कर लेना। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना मेरे साथ चलने में? रागिनी ने कहा, अरे अब कोई फॉर्मेलिटी नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच। पहली बार में इतने कम समय में किसी से इतनी अच्छी दोस्ती हुई है। पता नहीं था कि लंदन से अकेली चलकर भी पूरा सफर एक दोस्त के साथ बिताएंगे। तुम्हारे घर वालों को तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? मोहिनी हंसते हुए बोली, मेरे घर वालों को मेरे पहुंचने का एक सरप्राइज मिलने वाला था और अब 2-2 सरप्राइज मिलेंगे। वो तो डबल खुश हो जाएंगे। वैसे भी मेरी माँ को मेहमानों का स्वागत करने में बड़ी खुशी मिलती है, खास करके मेहमान जब इतना करीबी हो। जयपुर में भी मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। हर कोई शादी की तैयारियों में लगा था, मगर सभी को मोहिनी की कमी महसूस हो रही थी। शालिनी जी मालिनी जी से कहती हैं, आपने देखा भाई साहब कैसी लड़की है? इसे तो अपनी भाई की शादी से भी मतलब नहीं है। पिछले 2 दिनों से तो अपना फोन बंद करके बैठी है। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। पता नहीं कब आएगी। कब से उससे कह रही हूँ तेरी टिकट करा देती हूँ, मगर हर बार एक ही जवाब, जब आऊंगी तब आपसे कह दूंगी टिकट करा देना। अब तो मेहमानों का भी आना शुरू हो गया, किस किस को जवाब देती रहूंगी। मालिनी जी बोली, आप फिक्र क्यों करती हो भाभी साहब, हमारी मोहिनी बहुत समझदार है, उसे जरूर कोई परेशानी होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। उसका भी मन हो रहा होगा अपने भाई की शादी में आने का। आप फिक्र ना करिए, जल्दी उससे बात हो जाएगी। तभी राम अवतार जी आकर शालिनी से पूछते हैं,
बेटा मोहिनी कब तक आएगी? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। आखिर बहन बेटियों से ही तो शादी की रौनक होती है। अभी तो उसके बिना ये घर सूना सूना लग रहा है। शालिनी जी ने कहा, जैसे ही उससे बात होगी उसे आने का टिकट कराने को बोलूंगी। मैं खुद भी उसे बहुत मिस कर रही हूँ। कहकर शालिनी जी उदास हो गईं। तभी मोहिनी घर में आकर माँ माँ करके आवाज लगाती है। शालिनी जी मालिनी से कहती हैं, अब तो मेरे कानों में उसकी आवाज भी गूंजने लगी है। ऐसा लग रहा है मुझे नीचे हॉल में से आवाज दे रही है। मालिनी जी बोली, भाभी सा, आपका वहम नहीं हकीकत है, नीचे मोहिनी आ चुकी है। शालिनी जी और मालिनी जी दोनों नीचे जाते हैं। सामने मोहिनी खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोनों जल्दी से जाकर उसे गले लगाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कहानी का अगला भाग लेकर जल्द हाजिर होंगे।